हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस ट्रिपल सी के सेकंड चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर और साथ साथ में हम उसके कुछ क्वेश्चंस के भी बारे में आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है देशराज और आप देख रहे हैं द स्काई कंप्यूटर। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो स्टूडेंट, आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर और इसके एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम एवोल्यूशन की मीनिंग को समझ लेते हैं। एवोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि क्रमागत जो उन्नति होती है उसी को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए आदि मानव की बात करें, जैसे आदि मानव तो कैसे कैसे विकास हुआ था, उसी तरीके से कंप्यूटर जो है उसका विकास कैसे हुआ वो हम आज समझेंगे। सबसे पहले जो आया था कंप्यूटर, अबेकस आया था। अबेकस जो था पहले दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है, यानी कि ऐसा डिवाइस था जो कि बिना इलेक्ट्रिक से चलता था, इसलिए उसको मैकेनिकल कहा गया है। इससे इससे केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया था, यानी कि आप इससे केवल जोड़ और घटाना दोनों चीज़ें कर सकते थे, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते थे इससे। यहाँ पे जो था ये एक अबेकस लकड़ी के फ्रेम से बना होता था, जो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक लकड़ी का फ्रेम सा बना होता था और इसमें क्या होता था, गोलेकार जो है मोतियाँ लगी होती थी जो कि उसी पे स्लाइड करती थी। और इसके जो ऊपरी भाग था उसको हेवन कहते थे और निचले भाग को अर्थ कहा जाता था। अब हम पास्ट लाइन की बात करें तो इसके बाद में पास्ट लाइन का विकास हुआ। पास्ट लाइन जिसे अरिथमेटिक मशीन भी कहा जाता था, यह पहला कैलकुलेटिंग और एडिटिंग मशीन था जिसे वास्तव में उपयोग करने के लिए कितनी भी क्वांटिटी में बनाया जा सकता था। मतलब कि आप एबेकस को बहुत कम बना सकते थे, लेकिन ये था जिसको आप बहुत ही मात्रा में बना सकते थे। पास्कल के फ्रांसीसी मैथमेटिकल फिलोसफर ब्लेज पास्कल ने 1642 से 1644 के बीच में बनाया था, यानी कि यह मशीन जो थी 1644 और 1642 के बीच में ही बनी थी। कि जोड़ और घटाना ये भी कर सकती थी, बाकी तीसरा काम नहीं कर सकती थी। तो लिबनिज का जो कैलकुलेटर था इसको बैरोन गॉटफ्रेड और वेलहेम वॉन लिबनिज ने बनाया था, जो 1970 यानी कि 1970 में इन दोनों ने मिलकर के बनाया था। और कैलकुलेटर जो केवल गुणा कर सकता था, यानी कि ये गुणा भी कर सकता था जोड़ घटाने के साथ साथ। उसके बाद में आया जैकार्ड लूम, जिसको जोसेफ जैकार्ड ने बनाया था। इनका पूरा नाम है जोसेफ मैरी जैकार्ड। इन्होंने 1800 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। टेक्सटाइल वीविंग लूम, जिसे पहला प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस कहा गया, यानी कि आप इसको भी रिले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहला जो था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहा जाता था, जो प्रैक्टिकली था वो था आपका जैकार्ड लूम। ये क्या करता था, ये जो था आपको जो रंगों का कलर को चूज करके आपके जैसे कपड़े थे उसको पैटर्न में कन्वर्ट कर देता था। ये जो था वो कपड़े की तरह ही काम करता था। फिर आगे जो आया उसको हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं। एनालिटिकल इंजन जो था उसको बनाया था वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने, जिनको आप कंप्यूटर का जनक कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं वो आगे समझते हैं। एनालिटिकल इंजन जो था वो एक मशीन थी जो कि भाप से चलती थी, यानी कि इसमें सॉफ्ट और गियर लगे होते थे जो कि भाप के जरिए ही सारा काम करती थी। ये मशीन जो ऑटोमेटिक थी, ये जो मिनट में 60 गणनाएं कर सकती थी। इसके बाद 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन की खोज हुई, जो कि मशीन दशमलव के 50वें स्थान तक काम कर सकती थी, यानी कि दशमलव को आप दशमलव के बाद जो जीरो लगे होते हैं उसके बाद में 50वें स्थान तक ये जोड़ या घटाना कर सकती थी। उसके बाद में आया डिफरेंस इंजन। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की खोज की, जिसे इनपुट उपकरण का प्रयोग किया गया था, यानी कि इसमें इनपुट का उपयोग किया गया था और आउटपुट के लिए जो था वो आपको एक प्रिंट आउट में भी मिल जाता था, यानी कि प्रिंट आउट से ही मिलता था, लेकिन इसमें आउटपुट आपको इनपुट और आउटपुट देने की सुविधा प्राप्त हो गई थी, जिसको देख करके आगे चल के कंप्यूटर बनाया गया। यानी कि इन्हीं मशीनों के आविष्कार के आधुनिक कंप्यूटर की खोज करना संभव हुआ, इसलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यानी कि ये दो मशीनें जो एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, इन्हीं इंजनों के माध्यम से जो है कंप्यूटर की खोज हुई आगे चल के। अब बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ थी वो कब से कब तक चली थी। तो हम पीढ़ियों की बात कर लेते हैं। पीढ़ियों का मतलब ये हुआ जो कंप्यूटर जब से बना है तब से आज तक जितने भी इसमें बदलाव हुए हैं उनको पीढ़ियों में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए पहली पीढ़ी जो थी वो 1942 से 1955 तक, यानी 1942 से 1955 तक चली थी। इस पीढ़ी की जो मुख्य विशेषताएं थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, यानी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है वैक्यूम ट्यूब का, वैसे बल्ब के आकार के होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स की खोज जो थी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड लीव डिफॉरेस्ट ने 1904 में की थी, यानी कि इन दोनों ने मिल करके वैक्यूम ट्यूब को 1904 में बनाया था।
अब आगे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के इनपुट, यानी कि जो पहली पीढ़ी थी इसमें इनपुट देने के लिए हम पंच कार्ड का प्रयोग करते थे, और इसमें जो आउटपुट था यानी कि पेपर टेप पे आउटपुट मिल जाता था और पंच कार्ड भी इसी पे मिलता था, इसीलिए उसको जो था आप पंच कार्ड पे लिख के देते थे और पेपर टेप पे आपको आउटपुट मिलता था। स्टोरेज के लिए जो था यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया था। आज की तरह पहले मेमोरी कार्ड नहीं हुआ करते थे, यानी उत्तर के लिए जो आपका यानी कि आउटपुट जो होता है उसके लिए आउटपुट यानी कि प्रिंट आउट के माध्यम से ही मिलता था, आपको कोई ऐसा मॉनिटर या फिर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार है, एनिएक है, एडवेक है, यूनिवेक 1 है, यूनिवेक 2 है, IBM 701 है, IBM 650 है इत्यादि। ये सारे क्या थे, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम हैं। आगे हम जान लेते हैं सेकंड जनरेशन, जो दूसरी पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी जो 1955 से 1964 तक चली थी। इस पीढ़ी की जो मुख्य विशेषता थी, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जो वैक्यूम ट्यूब था उसको हटा करके यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया गया था, जो कि उसके कम गर्म होने के लिए उसको उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1943 में विलियम सैकले ने किया था। 1947 में विलियम सैकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था, यानी कि पहली पीढ़ी की तरह इसमें भी मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर का स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता था। और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी दूसरी पीढ़ी में भी प्रिंट आउट के माध्यम से ही मिलता था। दूसरी पीढ़ी की विशेषता ये थी कि इस पीढ़ी में आपको उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुकी थी, जैसे कि फोर्टान है, कोबोल है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो कि इस पीढ़ी में आ चुकी थी। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर के नाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600, यूनिवैक 1108, IBM 1620, ये सारे जो थे ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम हैं। दोस्तों इन्हें आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में यानी कि कंप्यूटर के एग्जाम में किसी भी कंप्यूटर चाहे CCC हो या कुछ भी हो बहुत जगह पूछी जाती हैं, तो आप इसे नोट करके ज़रूर लिख लीजिएगा। तो थर्ड जनरेशन में इस पीढ़ी में जो था 1964 से 1975 तक ये पीढ़ी चली थी। इस पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब को हटा करके वहाँ पे IC का यूज किया गया, जिसको आज हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। उसको IC की खोज जो थी वो जैक किल्बी ने 1959 में की थी, यानी कि 1959 में जैक किल्बी द्वारा इसकी खोज की गई थी IC की। इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी और मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो था मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा था, यानी कि डिस्क की खोज इसी पीढ़ी में हो चुकी थी। इस पीढ़ी में इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस, ध्यान रखना दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया जाने लगा था, यानी कि तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड और माउस का उपयोग होने लगा था। और मॉनिटर के लिए यानी कि आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग भी किया जाता था, जो कि आउटपुट था वो आपका मॉनिटर पे दिखाई देना था। यानी कि आप कह सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर की खोज हुई थी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसका आंसर यही देंगे। फोर्टॉन एंड कोबोल और एर्गोल ये जो थी इस पीढ़ी की भाषाएं थीं, और यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं जो कि तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। चौथी पीढ़ी जो थी दोस्तों कंप्यूटर की, वो आई थी 1975 से 1995 के बीच में, यानी कि 1975 से 1995 तक जो आपकी फोर्थ जनरेशन आई थी, चौथी पीढ़ी जिसको आप बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसी में क्या हुआ कि IC को भी अच्छा से डेवलप किया गया, यानी कि उसको LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया, और उसके साथ साथ में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। IC को और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। इस पीढ़ी में MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप DOS भी बोलते हो, साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिसका यूज आप करते हो, वहाँ पे इन सभी को विकसित किया गया था। यानी कि चौथी पीढ़ी में जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हो गया था। क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कई बार कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चौथी पीढ़ी में विकसित किया गया था। और यहाँ पे इस पीढ़ी में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं बताऊंगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अगले जनरेशन की, जिसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन जो आया वो आया था 1995 में। और इस जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, स्टार 1000 और PUP 11, ये जो सारे जो थे वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर
कहे जाते हैं। ये फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में जो 1995 से अब तक चल रही है, यानी कि 5वीं पीढ़ी अभी तक चल ही रही है, और इसमें VLSI यानी कि वेरी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों ध्यान रखना, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका हिंदी में अर्थ होता है बनावटी बुद्धिमत्ता। आगे चल के ये चैप्टर में आपको नया जोड़ा गया है, जो भी मैं आगे चल कर बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पीढ़ी में 64 बिट वाले माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, यानी कि आप एक साथ में 64 प्रोग्राम रन कर सकते थे इस पीढ़ी में। यानी कि अभी जो 5वीं पीढ़ी चल रही है इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का विकसित हुआ जिससे जो होता है आपके जो प्रोग्राम होते हैं वो एक साथ 64 प्रोग्राम रन कर सकते हैं एक PC में। फिर बात कर लेते हैं इस पीढ़ी की भाषा की, तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज भी प्रकाशित हो चुकी थी। अब यहाँ पे प्राकृतिक नेचुरल लैंग्वेज क्या है, ये प्राकृतिक लैंग्वेज दोस्तों आप आज बात करते हैं किससे, आप गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं फेस टू फेस, जो आप बोलते हैं मशीन आपको डायरेक्टली आपकी ही भाषा में वापस कर देती है, उसी को नेचुरल लैंग्वेज यानी कि प्राकृतिक भाषा कहते हैं। एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि आज आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें वायरलेस जो है प्रिंटर चला रहे हैं, वायरलेस जो है ब्लूटूथ के माध्यम से आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसी को हम एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित हो गई आगे चल के। अब हम बात कर लेते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो इस पीढ़ी के नाम जो कंप्यूटर के इस प्रकार हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पॉम टॉप है, अल्ट्रा बुक है, क्रोम बुक है, नोटबुक है या मैकबुक है। आप इस समय पीढ़ी में चल रहे हैं तो आपको यही सब देखने को मिलता है, यानी कि आप पुरानी पीढ़ियों को छोड़ चुके हैं, आप नई पीढ़ी में इंटर हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बारी है आपके कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आपको जो है टाइप करना है और हमें कमेंट में बताना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। साथ साथ में आपको जो इसका आंसर है वो थर्ड वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप तीसरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आपको चौथा चैप्टर देखना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।